हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थर्ड मॉक टेस्ट फॉर जीएस एंड जीके फॉर एसएससी सीजीएल एंड अपकमिंग एग्जाम्स। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हम लोग जो जीके की सीरीज चला रहे हैं उसकी आज हमारी थर्ड क्लास है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे का नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो मिलता रहे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आपको पता है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कप 2022 का आयोजन, इनको पता है कमेंट करो, जिनको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ कि इसका आयोजन जो है वो पहली बात तो भारत में नहीं हुआ था, भारत के बाहर हुआ था। और इसका आयोजन जो है वो काहिरा में किया गया था, काहिरा मिस्र में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय गेम्स, नेशनल गेम्स 2023 की मेजबानी की थी? देखो, नेशनल गेम्स जो हमारे देश के अंदर होते हैं, राज्यों के बीच में होते हैं, उसमें कितने राज्य जो थे उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था, मेजबानी की थी उसकी। तो आंसर आप लोग करना, मैं आपको बताता हूँ। वैसे पहला ऑप्शन है हम लोगों का 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 10। तो टोटल राज्य जो जिन्होंने मेजबानी की थी, जिन्होंने इसको होस्ट किया था, जिन्होंने इसको अरेंज किया था, वर 5, ठीक है। 5 ऐसे राज्य थे जिन्होंने नेशनल गेम्स को जो है, नेशनल गेम्स की जो है वो मेजबानी की थी, ठीक है। आपको पता है नेशनल गेम्स में हरियाणा जो है नंबर 1 पे चलता है हमेशा, ज्यादातर टाइम। मूल्यह्रास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, अचल संपत्तियों के उनके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उनके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। दूसरा, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। तो देखिए, मूल्यह्रास जो होता है, डेप्रिसिएशन, जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है, जैसे हम फोन खरीदते हैं तो उसका मूल्य आधा हो जाता है या कम हो जाता है, वो कहलाता है। तो मूल्यह्रास में क्या होता है? मूल्य में होने वाली हानि को ही क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है। और इसमें अगर मान के चलो हमने कोई सामान लिया, कोई आपदा आ गई, ठीक है ना, मान लो हमने कार खरीदी और भूकंप आ गया, तो भूकंप में कार अगर नष्ट हो जाती है तो उसको मूल्यह्रास में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है ना। इसका तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 1 और 2 दोनों सत्य होंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? सेकंड आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिएंडर पेस का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो आपको पता है कि लिएंडर पेस का जो संबंध है वो बेसिकली लॉन टेनिस से है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ। पिछला जो हम लोगों ने टेस्ट किया मॉक टेस्ट नंबर 02, उसमें भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड था लिएंडर पेस का, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो लिएंडर पेस का संबंध किससे है? लिएंडर पेस का संबंध जो है वो लॉन टेनिस से। अगले पे आते हैं। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? देखो, गांधी इरविन समझौते पर, गांधी इरविन पैक्ट पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, आपको ये बताना है। तो गांधी इरविन समझौते पे गाइस 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। 1931 में, 1930 के लाहौर सेशन के बाद, ठीक है। तो इसमें गांधी और इरविन के बीच में जो है समझौता हुआ था। और ये समझौता जो बेसिकली ये जो हुआ था, ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनकी जो उनकी शहादत हुई थी उसके कुछ दिन पहले ही हुआ था। मैसूर दशहरा भारत के डैश का एक प्रदर्शन होता है, ठीक है। राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसे शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हाथियों को ऐसा मतलब सजाया जाता है, ये कहना चाह रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड, कर्नाटक। मैसूर दशहरा जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य में होता है और ये एक प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें हाथियों को सजाया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। भारतीय मूल के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो यूनाइटेड किंगडम में गृह सचिव थे? भारतीय मूल के ऑप्शन दे रखा है आपको, सुएला वेब्रॉन, ऋषि सुनक, अक्षता मूर्ति और कमला हैरिस, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपको दे दिया मैंने आपको, मैं आप लोग आंसर करना, आप लोग वीडियो को पॉज करके। तो सुएना ब्रैबमॉन जो है भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम के क्या हैं? गृह सचिव हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में
यदि 10 अगर दो लोग हैं और दोनों के 10-10 अंक आए हैं, तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा, कितने अंक की बढ़त के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप लोग, अगर बैडमिंटन का अगर खेल है तो 12-12 का होता है, ठीक है। कंप्लीट जीतने के लिए 12 यानी कि 2 राउंड और जीतने पड़ेंगे, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी टाई हो चुके हैं, ठीक है। तो 12-12 का बढ़त करना पड़ेगा, 2-2 और गेम खेलनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर्स प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की? तो देखो, ऐसा कौन सा मंत्रालय है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा मंत्रालय जिन्होंने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये मंत्रालय है जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है, ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। भारत में कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? क्वेश्चन नंबर 10। भारत जो है अपनी समुद्री सीमा जो है वो कितने देशों के साथ साझा करता है? तो इसका आंसर है 2 देशों के साथ वो अपनी समुद्री सीमा साझा करता है, और कई देशों के साथ वो अपनी स्थलीय सीमा भी साझा करता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी देश है जिनके साथ वो दोनों सीमाएं साझा करता है, समुद्री सीमा भी और स्थलीय सीमा भी। आपको कमेंट करके बताना ये दो देश कौन से हैं जिनके साथ वो समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और बने रहिए चैनल पे, आप लोगों को जीएस में काफी हेल्प मिलने वाली है इससे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के संस्थापक, ठीक है, गौतम बुद्ध है, और उनका जो नाम है वो सिद्धार्थ नाम है। वैसे तो गौतम बुद्ध के कई नाम हैं, लेकिन उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म जो है लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ है, ठीक। पहली बात। दूसरा, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे, एक छोटे से इलाके संबंधित थे, जिन्हें शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। के पिता जो थे वो शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है। तो ये जो गौतम बुद्ध के रिगार्डिंग ये जो 2 स्टेटमेंट दी हुई है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले स्टेटमेंट में 2 बातें हैं, गौतम बुद्ध जो है उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, उनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है, और उनका जन्म जो है वर्तमान में आज 2024 है, और उनका जन्म 6000 ईसा पूर्व हुआ था, यानी लगभग आज से 2600 साल हो गया, यानी लगभग 2500 साल से ऊपर हो गया उनके जन्म को हुए। और गौतम बुद्ध एक छोटे से गण से बिलोंग करते थे, शाक्य गण से, वहां के पिताजी इनके जो थे वो वहां के राजा थे। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य नजर आ रहा है यहाँ पे, पहले का 11वें का चौथा। हरित क्रांति इनमें से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करता है? देखो, हरित क्रांति से हमने क्या उगाया? हरित क्रांति से हम लोगों ने अनाज की बढ़त की, ठीक है ना, जैसे गेहूं, चावल वगैरह। हालांकि गेहूं की फसल जो है हमें सब कुछ बढ़ाना था, लेकिन गेहूं जो है वो ज्यादा ही उपज में हुआ। हरित क्रांति की जो फायदा है वो पूरे देश को ना होकर के सिर्फ उत्तर भारत के कुछ राज्यों को हुआ, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाके, ठीक है। तो इस हरित क्रांति से हमने अनाज उगाया, तो अनाज की जो निर्भरता थी, भारत की जो निर्भरता थी अनाज के ऊपर, हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था, वो निर्भरता जो हमारी वो खत्म हो गई, ठीक है। हरगोविंद खुराना को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक आप लोग बताइए कि किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को इतिहास में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव बनने का दर्जा दिया, और उनके कार्यकाल को जो है 1 वर्ष तक क्या किया, कितने वर्ष तक बढ़ा दिया? तो 1 वर्ष तक बढ़ा दिया। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बताना समझा, क्योंकि करंट अफेयर जनरली बच्चे इग्नोर करते हैं, ट्रेडिशनल जी के ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। संविधान जो है कई तरह की सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है, और जिसका उल्लंघन करने के लिए अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। देखिए, ऐसा क्या है हर एक नागरिक के पास भारत के, जो सरकार की शक्तियों को, सरकार को डायरेक्ट चैलेंज कर सकता है? तो भारत के नागरिक के पास जो विशेषता है वो भारत के उसके मौलिक अधिकारों के, मौलिक अधिकारों का सरकार हनन नहीं कर सकती, और मौलिक अधिकारों के चलते एक नागरिक जो सरकार के खिलाफ जो है वो बोल सकता है, आवाज उठा सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। उस्ताद बिद्दा खां का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से था? बांसुरी, तबला, शहनाई या सारंगी? तो उस्ताद बिदा खां
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में तो मैंने आपको मॉक टेस्ट नंबर 02 में ही बताया था, ठीक है। तो आप देखोगे स्टैटिक जीके का पार्ट है और उनका संबंध जो था वो किससे था, सारंगी से था। सारंगी जो इंस्ट्रूमेंट था वो उस्ताद बिदा खां बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 16, डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है, इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे क्या होता है, गद्य और काव्यांश संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो ऐसा क्या है, ऐसा देखो एक तरह का ये फोक डांस है, क्योंकि कल्चरल है, आपको पता है क्लासिकल डांस सिर्फ 6 ही होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ फोक डांस है और इसका क्या आंसर होगा हमारा, स्वांग। स्वांग बुंदेलखंड क्षेत्र की एक नृत्य शैली, एक डांस का स्टाइल है जिसमें शुरू होता है मृदंग की ढोल के साथ और खत्म होता है गद्य और काव्यात्मक, है ना, काव्यों के साथ, संवादों के साथ ये गति पकड़ता है। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT खोले गए थे? ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 5 IIT पहली बार खोले गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। मित्रों किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी बुक में जनरली पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना में 5 IIT खोले गए। IIT चेन्नई, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, ठीक है, ये सारे के सारे, IIT खड़गपुर। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल, सेंटीमीटर, हर्ट्ज या ओम? तो देखो ये हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ध्वनि को मापने की जो यूनिट होती है उसे हम लोग डेसिबल कहते हैं। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य में? ये क्वेश्चन लास्ट उसमें भी आया था मॉक टेस्ट में, उसमें पूछा था किस में महिलाओं की साक्षरता दर अधिक है, इसमें पूछा है किसकी पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है। तो इसका आंसर केरल हो जाएगा, और महिलाओं का पूछता तो भी इसका आंसर केरल हो जाता, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, आखिरी सवाल आज का देखते हैं। अगर 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व न्यायाधीश में किसे सिंगापुर के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है? हमारे देश के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको सिंगापुर मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है NV रमणा। इसे नियुक्त किया गया है NV रमणा, जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है और उनको सिंगापुर मध्यस्थ पैनल का जो है सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है। आज के मॉक टेस्ट के लिए इतना ही, ठीक है। ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया क्वेश्चन के बारे में, उसके लिए सॉरी। बाकी अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो पढ़ने वाले दोस्त हैं। इस पे कंटिन्यू जीके की सीरीज चलेगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।